हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी ही वीडियोज़ एनसीईआरटी के हिसाब से सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक में शुरुआत में एनसीईआरटी में फ्लावर्स की थोड़ी सी तारीफ की गई है और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कहे गए हैं, क्योंकि बिल्कुल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। काफ़ी सारी लाइंस एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। इस एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं आज ध्यान से। थोड़ा सा फ्लावर के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? द मैरिट्स ऑफ फ्लावर्स, यानी जो बहुत ज़्यादा वैरायटी फ्लावर्स की इस दुनिया में मौजूद है, दैट वी इंजॉय गेजिंग एट, जिसकी तरफ हम लगातार निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिसको द सेंट्स एंड द परफ्यूम, और जो खुशबू है, दैट वी सून ओवर। परफ्यूम की खुशबू थोड़े लंबे समय तक रहती है, सेंट की थोड़े कम समय तक, भाई इतना सा डिफरेंस है। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, और इनके काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं जिनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और ये तमाम चीज़ें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर अवर ओन सेल्फिशनेस। यहाँ थोड़ी सी इन्होंने चिंता जाहिर की है कि हम फ्लावर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छी सी उनमें खुशबू होती है, तो इंसान कहीं इनको अपने ही ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल ना करने लगे। तो एक बात कही गई समझाने के तौर पर कि ये सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं होते। आगे देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सवाल बन सकता है एनसीईआरटी की लाइन से कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक आपको याद होगा, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को कहा जाता है ना। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट सबके सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंसेस, जो बहुत प्रकार की इन्फ्लोरेसेंसेस हमें देखने को मिलती है फ्लावर्स के अंदर। एंड फ्लोरल पार्ट्स, और फ्लोरल पार्ट्स में शोज एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट्स एंड द सीड्स। और इतनी सारी वैरायटीज जो हमें इन्फ्लोरेसेंस की फ्लावर्स और फ्लावर पार्ट्स की देखने को मिलती है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ इनका इशारा थोड़ा पॉलिनेशन की तरफ भी है, क्योंकि बहुत प्रकार से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड के अंदर। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से एक छोटा सा सवाल आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन ये कॉम्पिटिशन में आ चुका है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे प्लांट पार्ट्स के, और कैसे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। और यहाँ इन्होंने थोड़ा वाज़ेह भी किया है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख। फ्लावर्स आर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी में शुरुआत में लिखा, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत ज़माने से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप फ्लावर्स और इंसानों के बीच में देखी गई है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर, हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ्लावर्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक यानी खूबसूरती के तौर पर, सजावट के तौर पर, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, और बहुत ज़माने से इनको बहुत सारी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मोहब्बत को जाहिर करने के लिए, अफेक्शन को जाहिर करने के लिए, हैप्पीनेस, खुशी जाहिर करने के लिए, ग्रीफ एंड मॉर्निंग जाहिर करने की, उदासी और जो दुख होता है उसको भी जाहिर करने के लिए फ्लावर्स को दिया जाता है। आपने देखा होगा मूवीज़ में दिखाते हैं, कहीं पर मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर शोक सभा के अंदर भी फ्लावर्स लेके जाते हैं। At least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in the gardens। 5 फ्लावर्स जो कि होम्स और गार्डन्स में कल्टीवेट किए जाते हैं खूबसूरती के लिए। अब जैसे कि रोज़ है ना, और जैस्मिन है, लिली है, और गेंदा फूल, मैरीगोल्ड है ना, और सनफ्लावर।
फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली। सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस के अंदर यही बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे रोज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लिली इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जैस्मिन इस्तेमाल होता है, इसके अलावा दहलिया इस्तेमाल होता है ना, और इसके अलावा ऑर्किड भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये 5 फ्लावर्स आप बोल सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? क्या आप फ्लोरिकल्चर जानते हैं? तो अगर फ्लावर्स को उगाया जाता है और ऑफ कोर्स उनको बेचने के लिए, तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है, यानी द कल्टीवेशन एंड द ट्रेड ऑफ द फ्लावर्स। कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and are the sites of sexual reproduction। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, एनसीईआरटी सवाल बन सकता है कि flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction। फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और वंडरफुल चीज़ है एक बायोलॉजिस्ट की नज़र में, मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्ब्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये साइट्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे कि आपको 9th-10th क्लास से बात समझाई जा रही है। इन क्लास 11th यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। 11th क्लास में आपने मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े होंगे। फिगर 2.1 दे रखी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल flower। Can you name the 2 parts in the flower in which the 2 most important units of the sexual reproduction develops? तो वही मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमेन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल है ना। हम थोड़ा सा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा से 2-3 लाइनें और पढ़ लेते हैं इस पेज पर जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। इससे पहले कि फ्लावर नज़र आए पेड़ के ऊपर, उससे पहले डिसीजन लिया जाता है कि फ्लावर कैसे पैदा होंगे। सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। कई सारे हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंज, यहाँ से एक सवाल नीट में पूछा जा सकता है। सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर प्राइमोर्डियम। एक फ्लावर के बनने के लिए काफ़ी सारे हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है जब बड फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा हार्मोन्स से यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जैसे कि आपने उधर मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग के लिए जिब्रेलिन चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग के लिए साइटोकाइन चाहिए, तो इशारा इनका थोड़ा सा जिब्रेलिन और साइटोकाइन की तरफ था। इन्फ्लोरेसेंसेज आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंसेज यानी कि 11th मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा है ना। इन्फ्लोरेसेंसेज इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम डिफरेंशिएट। तो यहाँ से एक लाइन आप समझ लें कि द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के नाम क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम एंड्रोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम गायनोशियम है। डिफरेंशिएट एंड डेवलप, यू विल रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ द स्टेमेंस। जैसे कि आपको याद होगा एंड्रोशियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सब बातें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। फ्लावर के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स दिखा रखे हैं, और जैसे कि आपको याद होगा कि यहाँ पर ये जो फूल की डंडी होती है इसे बोला जाता है पेडिसिल। क्या बोला जाता है इसे? पेडिसिल। ठीक है। और आगे जाके थोड़ी चौड़ी से हो जाती है, जिसका चौड़ा वाला पार्ट है ये कहलाता है थैलेमस। ये इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, थैलेमस, या फिर इसे बोला जाता है रिसेप्टिकल। ठीक है। इसके बाद फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया सेपल। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर लिख देता हूँ। एंड द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा होगा है ना। ऐसी ये फूल की पत्तियां दिखा रखी हैं, यानी ये कहलाएंगे पेटल। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। ये दिखा रखा है इन्होंने मेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये एंथर। एंथर जनरली बाइलोब्ड होते हैं, और नीचे जो डंडी सी नज़र आ रही है कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट, एंथर फिलामेंट को एक साथ मिला के बोला जाता है स्टेमन। ये हो गया एंथर।
और ये फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को एक साथ मिला के बोला जाता है स्टेमन, एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, एंड द कलेक्शन ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। याद आ रही है आपको ये बात है? ठीक है। ऐसे बीच में नज़र आ रहा है हमें ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल और ये ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हुआ स्टिग्मा, ये डंडी वाला पार्ट कहलाता है स्टाइल, और ये नीचे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के बोला जाता है कार्पल। ठीक है। और कई सारे कार्पल को एक साथ मिला के बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ कार्पल इज नोन एज गायनोशियम, है ना। अब जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टैमेन और कार्पल ही मदद करते हैं, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर द स्टैमेन एंड द कार्पल। तो फिर जो कैलिक्स और कोरोला हुए, ये हुए नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। याद है इतनी बात? कुछ और मैं छोटी छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा कि ओवरी के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, ये कहलाता है ओव्यूल। ठीक है ना। ओव्यूल के अंदर एक अंडे की तरह स्ट्रक्चर नजर आता है हमें, जो कहलाता है एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर कई सारे सेल होते हैं, इसमें एंटीपोडल्स होते हैं, सेंट्रल सेल होता है, एग सेल होता है, सिनर्जिड होता है। इस डायग्राम में यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस नाम बता देता हूँ कि ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट होता है। ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट होता है। इसी तरीके ये जो एंथर है, मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ। एंथर नॉर्मली होते हैं बाइलोब्ड। ठीक है ना, ये नीचे इसकी फिलामेंट नज़र आ रही है, फिलामेंट। और एंथर के अंदर हमें नज़र आते हैं 4 पॉलन सैक, और इन्हीं पॉलन सैक के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। हमें यहाँ पर पॉइंट क्या याद करना है? पॉइंट्स हमें यहाँ पर याद ये करने हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्टेमिन इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि मेल वाला पार्ट है, तो स्टेमिन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। अक्सर बॉटनी में मेल के लिए लफ्ज़ माइक्रो आ जाता है, क्या आता है? माइक्रो। ठीक है ना। इसी तरीके से कार्पेल के लिए बोला जा सकता है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल। मेगा लफ्ज़ अक्सर फीमेल वाले पार्ट के लिए आता है बॉटनी के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे कि एक स्टैमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, और एंथर में हमें 2 लोब नज़र आ रहे हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, अ टिपिकल डाइकॉट एंथर इज। डाइकॉट प्लांट के अंदर हमें कैसे नज़र आते हैं? तो आपको आंसर याद करना है कि टिपिकल डाइकॉट एंथर इज बाइलोब्ड, क्योंकि इसके अंदर 2 लोब होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा 2 दीवारें भी इसके अंदर नज़र आ रही हैं, जैसे कि हर एक लोब के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइथिकस भी होते हैं। थीका मतलब दीवार, बाइलोब डाइथिकस, थीका मतलब वॉल। और इसके अलावा इसमें 4 पॉलन सैक, इसलिए इसके लफ्ज़ आता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। तो एक बड़ा मशहूर सवाल है जो कि यहाँ से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि अ टिपिकल डाइकॉट एंथर इज। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अ टिपिकल डाइकॉट एंथर इज, अ टिपिकल डाइकॉट एंथर इज, तो आपने आंसर लगाना टिपिकल डाइकॉट एंथर इज बाइलोब, यानी इसमें 2 लोब होते हैं। डाइथिकस, थीका मतलब होता है वॉल, हर लोब में 2 दीवारें होती हैं। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट कहने का मतलब ये कि इसके अंदर होते हैं 4 पॉलन सैक। ये छोटे छोटे से गोले दिखाएं, यही हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक, इन पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। याद रहेगी इतनी बात। तो नॉर्मली पॉलन सैक कितने होते हैं? 4, इसलिए से बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। एक बात और, स्टेमिन को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, और स्टेमिन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है ना। और एंथर के अंदर होते हैं 4 पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस,
और मियोसिस के बाद बनते हैं माइक्रोस्पोर। ऑफ कोर्स वो हैप्लॉइड होते हैं, फिर वही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर। मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको बतानी है कि जो पॉलन सैक है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। तो पॉलन सैक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर जो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर। शुरुआत में होता क्या है कि इस पॉलन सैक ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, मतलब जिनसे माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस, यहीं इसी जगह माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस, और इससे बनते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। और फिर यही माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। आगे इसके बारे में डिटेल में बात होगी पॉलन ग्रेन्स के अंदर। जैसे 9th में बच्चा पढ़ता है कि द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड एंथर, जबकि ज़्यादा अच्छा जवाब ये है कि द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड पॉलन सैक। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड, तो आप बोलेंगे पॉलन सैक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंथर के दो पार्ट हैं, एक स्टैमेन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, यानी इसे बोला जाएगा बाइलोब। हर एक लोब में दो दीवारें, दो थीका, इसलिए बोला जाएगा डायथीकस। उसमें 4 पॉलन सैक होते हैं नॉर्मली, इसलिए से बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अगर आप सवाल पूछा जाता है टिपिकल डाइकॉट एंथरिस, तो आप बोलेंगे बाइलोब, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये जो पॉलन सैक है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। पॉलन सैक के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। 11th में आपको बताया गया था मियोसिस हमेशा किसी डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे होते हैं? 2n, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। इनको पॉलन मदर सेल भी बोला जाता है क्योंकि इनसे आगे जाके पॉलन ग्रेन बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस और बनेंगे इनसे 4 माइक्रोस्पोर, फिर वही चारों माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे 4 पॉलन ग्रेन्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। याद है कि बात? ठीक है ना। जब ये पॉलन ग्रेन बनते हैं तो इनके अंदर 2 सेल होते हैं, एक बड़ा वाला सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल और एक छोटा वाला सेल कहलाता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, यही जनरेटिव सेल फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है 2 मेल गैमीट्स में। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। जनरेटिव सेल कन्वर्ट हो जाता है 2 मेल गैमीट। थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने 4 पॉलन ग्रेन, हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर बन जाते हैं बाद में 2 मेल गैमीट। तो इसका मतलब ये 4 पॉलन ग्रेन से बनेंगे 8 मेल गैमीट। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमीट। तो अगर कॉम्पिटिशन सवाल पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के नंबर दे रखे और आपसे गैमीट्स पूछें, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे क्योंकि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट और 4 पॉलन ग्रेन बनना है। अगर क्वेश्चन पूछा था माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का, तो आप 1 से 4 को मल्टीप्लाई करके बताएंगे। यानी कि अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स पूछे जाते हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। जैसे अगर इफ देयर आर 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल देन हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, तो 25 4 से 100 आप बताएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इफ देयर आर 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल देन हाउ मेनी मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, तो फिर 25, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे, यानी कि 200 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही थी बात? ठीक। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को एक साथ मिला के बोला था कार्पेल, एंड द ग्रुप ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोशियम। कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है, ठीक है ना। ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ये बात कई बार कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। याद रही ये बात। अब ओव्यूल के अंदर मौजूद है एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के अंदर मौजूद होते हैं फीमेल गैमीट, जैसे कि सेंट्रल सेल है, एक्स सेल है। इसलिए एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। गैमेटोफाइट उसे कहते हैं जो गैमीट बनाता है। बॉटनी में गैमेटोफाइट उसे बोलते हैं जो गैमीट बनाता है। तो एम्ब्रियोसैक को बोला था फीमेल गैमेटोफाइट, या आप इसे बोल सकते हैं मेगा गैमेटोफाइट। ये बात भी कॉम्पिटिशन में कई बार पूछी जा चुकी है कि फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट इज, तो आप आंसर बोलेंगे एम्ब्रियोसैक। ऐसे ही जैसे पॉलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं मेल गैमीट, इसे पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। याद रही बात। जिस तरीके से पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसी तरीके से ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनते हैं, इसलिए मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। होता यह है कि ओव्यूल के अंदर सेल्स होते हैं। शुरुआत में जब एक नया नया ओव्यूल होता है उसमें ढेर सारे सेल बड़े होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। उन्हें आर्किस्पोरियल सेल बोला जाता है। कुछ आर्किस्पोरियल सेल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेगास्पोर मदर सेल, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात होगी मेगास्पोरोजेनेसिस में। बिल्कुल वैसे ही डिप्लॉयड सेल होते हैं, उसके अंदर फिर होती है मियोसिस, बनते हैं 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक बच जाता है। जो बचा हुआ मेगास्पोर है उसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, वही कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियोसैक में। तो यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से
फाइनली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, मेगास्पोर बनता है एक, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो मेल के अंदर 1 से 4 का हिसाब है और फीमेल के अंदर 1 से 1 का हिसाब है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली क्लासेस के अंदर हम इसको प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।